कर दूं। स्टूडेंट्स, लास्ट मीटिंग में आपके लिए हमने डिस्कस किए थे कुछ प्रॉब्लम्स को। उसमें आपके लिए अनंतकों का सीमा बिंदु और शून्यकों का सीमा बिंदु डिस्कस करा दिया था, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे। अब देखिए यहाँ दो थ्योरम है, उनमें से पहली थ्योरम है, सबसे पहले रीमा प्रमेय है ना, रीमा प्रमेय का कथन जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे जो हम थ्योरम आपको प्रूव कराएंगे उनमें। और ये है रीमा प्रमेय, यदि z बराबर a फलन f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता हो, z इक्वल टू a कैसी विचित्रता हो, वियुक्त विचित्रता, तो z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में मोड f ऑफ z परिबद्ध है, तथा z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में मोड f ऑफ z कैसा हो, परिबद्ध। तो z बराबर a एक अपने विचित्रता है, ध्यान दें। z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में आपको इतना याद रखना है, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में, z इक्वल टू a के निष्कासित प्रतिवेश में f ऑफ z परिबद्ध हो, f ऑफ z परिबद्ध हो, तब z इक्वल टू a अपने विचित्रता होती है, अपने विचित्रता होगी। ओके, ये कंडीशन है। अब आप समझोगे इसमें, ये पेज नंबर है आपका 282, रीमा प्रमेय के जस्ट बाद में है प्रमेय, सॉरी 283, रीमा प्रमेय के बाद में 9.3.3 प्रमेय, प्रमेय का कथन है ये, वियुक्त विचित्रता z बराबर a वियुक्त विचित्रता z इक्वल टू a का फलन f ऑफ z का, फलन f ऑफ z का अनंतक होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि किसी भी प्रकार z टेंड्स टू a हो तो मोड f ऑफ z टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, दिख नहीं रहा, वो घटाना, वो घटाना। अब देखो इसमें समझेंगे आप, वियुक्त विचित्रता z बराबर a, z बराबर a क्या है, वियुक्त विचित्रता है, का f ऑफ z का अनंतक होने के लिए, यानी z बराबर a f ऑफ z का अनंतक होगा, इसके लिए आपको क्या सिद्ध करना है। इसमें देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, तो यानी LHS से RHS और RHS से LHS लाना है। आपको दिया है यहां वियुक्त विचित्रता z बराबर a, z बराबर a, चूंकि z बराबर a f ऑफ z की, f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है, ओके। अब क्या है, f z बराबर a f ऑफ z का अनंतक होने के लिए ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो हम लेकर के चलेंगे कि माना z बराबर a f ऑफ z का अनंतक है। अब माना z इक्वल टू a
एफ ऑफ जेड का अनंतक है, तब अनंतक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको हमने बताया था, एक बार अनंतक की डेफिनेशन को देख सकते हैं पेज बदल करके। तो लिखाया था एफ ऑफ जेड इक्वल टू फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम, ये बना था जहां फाइव जेड की वैल्यू हमने लिखाई थी आपको समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए की पावर एम प्लस एन प्लस बी वन जेड माइनस ए की पावर एम माइनस वन प्लस में बी टू जेड माइनस ए की पावर एम माइनस टू प्लस में बी एम, ये लिखाया था ना। अब देखिए आप इसमें जेड टेंस टू ए पर, अतः जेड टेंस टू ए पर अगर इसमें लिमिट लगाई जाए जेड टेंस टू ए, तो जेड टेंस टू ए लगाओगे इसमें, तो जेड की जगह ए लिखने पर आपको पता है जेड टेंस टू ए पर जेड की जगह ए लिखोगे यहां, तो जो फाइव ए बनेगा ना वो कितना आएगा बी एम, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। एवं जेड टेंस टू ए पर एफ ऑफ जेड कितना बनेगा, ऊपर वाली वैल्यू 0 नहीं है लेकिन यहाँ रखोगे ए माइनस ए 0 हो जाएगा, अनंत बन जाएगा ना। तो ये बना एफ ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट। जब एफ ऑफ जेड अनंत है तो मोड एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, इनफाइनाइट। यही तो प्रूव करना था। अतः जेड टेंस टू ए इंप्लाइज एफ ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट। लेकिन अब आप इसमें विलोमतः सिद्ध करोगे, क्या सिद्ध करेंगे इसमें, विलोमतः। इसका विलोमतः सिद्ध करने के लिए आपके लिए वियुक्त विचित्रता तो दे रखी है। देखो वियुक्त विचित्रता दे रखी है, जेड बराबर ए, इसको अनंत तक लेके चल, इसको क्या है अब अनंत तक सिद्ध करना है। कहा है जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड क्या अनंत तक होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है ये। तो हम एफ ऑफ जेड को एफ ऑफ जेड का अनंत तक लेके चले थे ए को, और ये सिद्ध कर दिया जेड टेंस टू ए पर एफ ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसका कन्वर्सली प्रूव करोगे ना, तो जेड टेंस टू ए पर एफ ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट लेके चलोगे, और इस जेड टेंस टू ए पे एफ ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट लेके चलेंगे, तो एफ ऑफ जेड का अनंत तक सिद्ध करना है हमें जेड बराबर ए को। ऐसा करने के लिए विलोमतः माना जेड टेंस टू ए पर एफ ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट, तब एक नया फलन मान रहे हैं जी जेड, जो कि 1/f(z) है। आप देखेंगे जी जेड क्या है, 1/f(z). अब ये जो 1/f(z) है ये परिबद्ध होगा, क्योंकि 1/f(z), f(z) का मान कितना है, इनफाइनाइट है ना। अगर ये इनफाइनाइट है तो क्या बनेगा, 0। किसका मान, जी जेड का मान। अरे जी जेड का ही तो मान है ये 1/f(z), f(z) अनंत रखा, f(z) अनंत है ना, तो जी जेड क्या आया, 0। और आपको पता है परिबद्ध के लिए f(z) लेस देन इक्वल m होना चाहिए, m बोले तो किसी भी संख्या से कम। तो इसका मतलब हुआ इस जी जेड का मापांक 0 आया, 0 किसी संख्या से तो कम होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जी जेड कैसा है, जेड बराबर ए के निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध है। अतः यहां लिख सकते हो, अतः जी जेड जेड इक्वल टू ए के निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध है। अगर ये जी जेड जेड बराबर ए के निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध है, तब रीमा प्रमेय के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जेड बराबर ए फलन जी जेड की अपने विचित्रता होगी। तो आप लिख सकते हो यहां, तब रीमा प्रमेय से जेड इक्वल टू ए जी जेड की अपने विचित्रता है।
अब देखो z बराबर a, जी जेड की अपने विचित्रता है ना, तो आपको बताया था कि अपने विचित्रता के लिए जो लोरा प्रसार का मुख्य भाग होता है उसमें कोई पद नहीं होते। क्या नहीं होता? कोई पद नहीं होते ना। तो आप लिख सकते हो यहां, अतः लोरा प्रसार से लोरा प्रसार के अकॉर्डिंग इस जी जेड को लिख सकते हो जो कि 1/f(z) के बराबर है। जी जेड किसके इक्वल है? 1/f(z) के। तो आप इसको लिख सकते हो। देखिए लोरा प्रसार के मुख्य भाग में कोई पद नहीं होंगे, इसका मतलब है कि z-a की ऋणात्मक यानी bn0। और हम क्या है थोड़ा इसको प्रसार करके लिख रहे हैं, जो सिग्मा सिग्मा ए एन जेड माइनस जेड नॉट जेड माइनस ए की पावर जो एन है ना प्लस में बी एन होता है, बी एन 0 हो गया। तो इसको हम प्रसार कर रहे हैं, ये एन की जगह 1 लिखोगे, पहले एन की जगह 0 लिखोगे तो a0, 1 लिखोगे तो प्लस का a1 जेड माइनस ए प्लस का a2 जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस का a3 प्लस a3 जेड माइनस ए का क्यूब प्लस में ए एन या ए के जेड माइनस ए की पावर के प्लस और भी टर्म्स होंगी इसमें। ओके, अब देखिए आप इस पर लिमिट लें, लिमिट जेड टेंस टू ए जी जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए 1/f(z) इक्वल में बचेगा यहाँ a0, बाकी के जितनी भी जगह z की जगह a लिखोगे 0 बनेगा, 0 बनेगा 0। लेकिन आपको पता है कि f(z) टेंस टू इनफाइनाइट, अगर यहाँ f(z) की जगह अनंत रखोगे तो 1/अनंत 0 होगा। क्या आएगा? ये 0 आएगा ना इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि z टेंस टू a पर जी जेड की वैल्यू कितनी है? 0, यानी जी जेड क्या हो गया इसमें? 0 हो गया। तो हम यहाँ एक बात कह सकते हैं कि जी जेड के लोरा प्रसार में सभी गुणक शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि सभी गुणांक शून्य हो जाएंगे तो z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में f(z) का मान अनंत होगा। यानी z बराबर a के किसी भी निष्कासित प्रतिवेश में, कोई सा भी निष्कासित प्रतिवेश लीजिए आप, उन सब में जी जेड का मान क्या होगा? शून्य। और अगर जी जेड का मान शून्य होगा किसी भी निष्कासित प्रतिवेश में, तो आपको बताया था अभियुक्त विचित्रता के बारे में, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में एक, देखिए अभी अभी हमने कहा ना आपको कि z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में अगर जी जेड का मान 0 हो रहा है, यानी a को हटा दें, हटाने के बाद भी इसमें और ऐसे पॉइंट हैं जिन पर जी जेड क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब है कि जी जेड है वो अवियुक्त विचित्रता होगी, किंतु अवियुक्त तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वियुक्त विचित्रता है ना z बराबर a। कैसी है? z बराबर a वियुक्त विचित्रता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस जी जेड के प्रसार में सभी गुणक शून्य नहीं हो सकते। सभी गुणक क्या नहीं होंगे? शून्य। इसका मतलब है सभी शून्य नहीं होंगे तो कुछ अशून्य होंगे गुणक, माना a0 a1 a2 a3 सब शून्य होते जा रहे हैं, लेकिन प्रथम अशून्य गुणक कितना है? एक है। प्रथम अशून्य गुणक क्या मान लें? एक। तो यहां हम इस बात को लिख सकते हैं क्योंकि जी जेड के लोरा प्रसार में सभी गुणक शून्य नहीं हो सकते। अन्यथा z इक्वल टू a के किसी भी निष्कासित प्रतिवेश में
जी जेड कैसा होगा ये अनंत, जेड इसके निष्कासित प्रतिवेश में जी जेड कितना बनेगा, अनंत होगा। एफ ऑफ जेड अनंत होगा, निष्कासित प्रतिवेश में एफ ऑफ जेड अनंत होगा। एफ ऑफ जेड ही तो था ना अनंत, ये वाला एफ ऑफ जेड अनंत होगा। अगर ये अनंत होगा तो मान लीजिए माना प्रथम अशून्य गुणांक एक है, कुछ तो अशून्य होगा ना, माना प्रथम अशून्य गुणक एक है, ठीक है ना। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, करो जल्दी से, लोड कर लिया। बाद में बात करेंगे। हाँ तो यही तो है, हम भी यहीं मिलेंगे, अभी जाएंगे नहीं आज। नेक्स्ट देखिए इसमें आप अब जैसा कि आपने माना कि प्रथम अशून्य गुणांक कितना है, एक है। देखिए अभी आप इसको कंडीशन को लेके चल रहे हैं ना, आपको z बराबर एक को एफ ऑफ जेड का अनंतक बताना है। तो इसके लिए प्रथम अशून्य गुणांक हमने जैसे एक मान लिया, तब देखिए जी जेड का मान क्या होगा, तब जी जेड इक्वल टू जो कि 1 एफ ऑफ जेड है ये बनेगा। अगर हम ये कहें कि a0 a1 a2 a3 जितने भी हैं शून्य हैं, लेकिन a के है ना, ये वाला a के, ये जीरो नहीं है, तो इसको लिख दोगे a के जेड माइनस ए की पावर के। इससे अगली टर्म क्या बनती, a के प्लस 1 जेड माइनस ए की पावर के प्लस 1 प्लस और भी टर्म्स होती इसमें। अब आप इसको लिख सकते हो 1 एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर के को अगर हम कॉमन लें तो यह बनेगा यहाँ ए के प्लस, और यहाँ आएगा ये ए के प्लस 1 और जेड माइनस ए बचेगा ना, कुछ और भी टर्म्स होंगी ये। अब देखिए अगर जेड माइनस ए की पावर के को एफ ऑफ जेड के साथ लाएं तो ये बन जाएगा जेड माइनस ए की पावर के साथ में एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए के प्लस 1 जेड माइनस ए, और भी टर्म्स होंगी। इसका व्युत्क्रम किया जाए तो जेड माइनस ए की पावर के एफ ऑफ जेड इक्वल टू, इसका व्युत्क्रम करोगे ये 1 अपॉन ए के प्लस 1 जेड माइनस ए, और भी टर्म्स होंगी इसमें। इस पे अगर आप लिमिट लगाएं, लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए की पावर के एफ ऑफ जेड इक्वल टू, यहां लिमिट लगाओगे तो 1 अपॉन ए के बचेगा, बाकी की सभी टर्म जीरो हो जाएंगी। ए के नॉट इक्वल टू जीरो, अशून्य गुणक है ना, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन हो गई अनंत तक की, क्योंकि हमने आपको बताया था लिमिट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की। लिमिट के अकॉर्डिंग अनंत तक की जो डेफिनेशन है उसको आप देख सकते हैं। लिमिट के अकॉर्डिंग अनंत तक की डेफिनेशन कितने कोटि का अनंत तक है, के कोटि का। तो यहां लिख सकते हैं जो कि ये कह सकते हैं अतः जेड बराबर ए के कोटि का अनंत तक है। अतः जेड इक्वल टू ए एफ ऑफ जेड का के कोटि का अनंत तक है, के कोटि का अनंत तक है। ओके, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
थ्योरम कंप्लीट होती है यहां। अभी एक थ्योरम और आएगी कैशोराती वाइस्ट्रास प्रमेय, लेकिन उससे पहले आप क्लास को रिज्वाइन करें।